बात करेंगे। IMF ने साल 2022 में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जी, और नए साल में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। और IMF ने मईशतों की बहाली पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है। दस्तावेज के मुताबिक साल 2022 पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा और अशिया ज़रूरी की अगर बात करें तो उनकी कीमतों में 8.5% इजाफा जारी रहेगा। हाँ जी, बेरोजगारी 4.8% मजीद बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा 0.6 से बढ़कर 3.1% हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा का मईशत पर दबाव भी जारी रहेगा। बिल्कुल, अगर हम स्टेट बैंक की बात करें दूसरी जानिब तो अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक की जानिब से, और जारी एलामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 8.75% हो गई है। हाँ जी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक बैलेंस ऑफ पेमेंट और तवक्कुआत से ज़्यादा महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया है। सारी सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। माहिरात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, पहले बात कर लेते हैं कि शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शरह सूद जो है वो 8.75% हो गई है। कारोबार पे, मईशत पे क्या असरात होंगे इसकी और इसकी कितनी ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के इस वक्त 2 मकासद हैं। ये जो शरह सूद बढ़ाया गया है, पहला मकसद उनका ये है कि रुपया जो इतनी तेजी से डॉलर के सामने अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, उसको किसी तरह का सहारा देना है, उसको संभाला देना है कि वो इतनी तेजी से ना गिरे। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो शरह सूद का इस्तेमाल करते हैं अपनी करेंसी को संभाला देने के लिए। इसमें मैं समझ रहा हूँ कि स्टेट बैंक किसी हद तक जो है वो कामयाब होगा। बहुत जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तवक्को की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा रेट जो है वो बढ़ाया गया है। और आपके इल्म में है कि ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, अभी वक्त नहीं था बढ़ाने का, अभी जो स्केड्यूल था वो कुछ हफ्ते बाद होना था। तो दूसरा मकसद उनका ये है कि महंगाई को किसी तरह शरह सूद से कंट्रोल किया जाए। अब जो मकबूल ममालिक हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना हो तो आप शरह सूद बढ़ा देते हैं। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि मगरबी ममालिक में आपने देखा होगा कि जो सार्फिन हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, अपनी कार भी लोन पे ली होती है, घर भी लोन पे लिया होता है, उनके घर में टेलीविजन जो है वो भी लोन पे लिया होता है, जो सोफा सेट्स पड़े हैं वो भी लोन पे लिया होता है। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक जब रेट बढ़ा देते हैं तो ये सारे शहरी जो हैं ये अपनी परचेजिंग जो है, जो खरीदो फरोख्त है, वो उनको महंगी पड़ती है तो वो कम कर लेते हैं। अब इसका पाकिस्तान में मैं नहीं समझता हूँ कि शरह सूद को इस्तेमाल करके हम किसी तरह से महंगाई के ऊपर काबू पा सकेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो आदमी है उसका बैंकिंग प्रोडक्ट से रियली ताल्लुक बहुत कम है। एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है जिसका बैंकों से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो अपने घर का सोफा भी शायद रेंट पे, उस पे लीज पे लेते हैं या टेलीविजन की लीज पे लेते हैं। तो एक मकसद स्टेट बैंक मेरे ख्याल में कामयाब होगा और दूसरे में उसको कामयाबी मैं समझ रहा हूँ, मेरा खदशा है कि कामयाबी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, ये भी बताइएगा हमें कि IMF के मज़ीद किन किन मुतालबात पर अमल करना भी बाकी रहेगा, और अगर ऐसे ही IMF के मुतालबात पर अमल दरामद होता रहा तो मुल्क के लिए आप समझते हैं कि थोड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है? देखिए, बहुत ही बुनियादी सी एक बात से मैं शुरू कर, हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हमें ज़बरदस्ती से IMF के पास लेके जा रहे हैं। अपनी कोताहियों की वजह से, अपने खसारों की वजह से, जो हमारा तिजारत में खसारा हो जाता है, जो हम अपने बजट में नुकसान कर देते हैं, उसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे इदारों जाएं। जब हम अपनी मईशत नहीं संभाल पाते अपनी पॉलिसीज के नतीजे में, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम बैरूनी ताकतों से जो है वो कर्जा जात लें। देखिए, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि IMF सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो साथ में एक सियासी इदारा भी है और उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके सियासी मालकान हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अमेरिका है। आप अंदाज़ा कीजिए कि IMF के बोर्ड के ऊपर जो अमेरिका के डायरेक्टर के वोट्स हैं वो तकरीबन 8,31,000 वोट हैं। यानी कि अमेरिका हाथ खड़ा होता है तो 8,31,000 वोट जो हैं वो खड़े होते हैं। अब आप इस तरफ आ जाएं कि वादे क्या किए गए हैं, हमने क्या वादे किए हैं और हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
ये मार्च की 24 तारीख को जो उस वक्त हमारे वजीर ख़जाना साहब थे डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने 3 बड़े वादे किए थे प्रोग्राम के हवाले से और IMF के बोर्ड के हवाले से। पहला वादा ये था कि तकरीबन 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली जो है वो बढ़ाई जाएगी और बिजली की मद में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है। ये गया। दूसरा वादा ये किया गया था कि पेट्रोल और डीजल की मद में तकरीबन 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी जिसको ये कहते हैं, यानी कि टैक्स लगाया जाएगा और उस मद में 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा वो टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं, कोई 300-325 अरब रुपए की जो अभी एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं, उन एग्जेम्पशंस को वापस लिया जाएगा। फिर आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बदल गए, फिर शौकत तरीन साहब आ गए अप्रैल महीने में, और उन्होंने शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि मैं जितने वादे पहले किए गए हैं वो मैं नहीं मानता हूँ और मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं छड़ी चलाऊंगा और मुझे बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर IMF ने साइड में तैयार कर दिया, उन्होंने कहा हम प्रोग्राम सस्पेंड कर रहे हैं, आप 5 या के लिए अपनी जादू की छड़ी चलाएं और हम देख नतीजे क्या निकलते हैं। तो वो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं, वो जादू की छड़ी पाई और अब हम अपनी एक वीक पोजीशन पे जाके IMF के पास वापस जा रहे हैं और वादे वही हैं जो मैंने आपसे कहा। ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन गई हमारे लिए मजीद। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, जो IMF ने मईशतों की बहाली पर रिपोर्ट जारी की है, 2022 कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहेगा, 2021 भी मुश्किल था, 2020 भी मुश्किल था, अब 2022 जो है वो भी मुश्किल रहेगा। बताइएगा पहले तो इन रिपोर्ट्स पर हमें कितना जो है यकीन करना चाहिए कि ये रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, मईशत के हवाले से ठीक बातें कर रही होती हैं, और इससे फिर बचा कैसे जा सकता है जो कंसर्न हैं इसके अंदर? देखिए IMF हुकूमत जैसे आपने कहा और अवाम भी इस वक्त बड़ी वो डिलेमा है, बहुत मुश्किल सी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वाकई में ये चाहती है कि अवाम को किसी तरह की रिलीफ दी जाए और उसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, हुकूमत ज़्यादा रिलीफ दे ताकि अपने वोट बैंक जो है उसको पक्का कर सके। लेकिन साथ ये है कि इस अगले 12 महीनों में हमें तकरीबन $30 अरब चाहिए होगा टू मेक आवर टू एंड्स मीट, अपने खर्चे और खसारे को पूरा करने के लिए हमें 30 अरब चाहिए होगा। और इतनी बड़ी अमाउंट जब तक हम IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत जो बड़ी अमाउंट जो है वो कर्जा जात रेज नहीं कर सकेगी। तो हुकूमत बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, वो रिलीफ देना चाहती है लेकिन साथ ही साथ IMF का हिस्सा भी बनना पड़ेगा और जैसे ही IMF हिस्सा बनते हैं तो फिर आपको पता है कि क्या क्या तकलीफ जो है वो सामने आ जाती हैं। तो IMF का हिस्सा जब हम बन जाएंगे तो हुकूमत के लिए तो आप समझिए बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी, लेकिन जो हैं 22 करोड़ पाकिस्तानी इस मुल्क में, उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो तकलीफ और बोझ मजीद बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कह लें का हिस्सा बनने के लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब गवर्नमेंट करे क्या ऐसी सूरत हाल में? जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब बारहा जिक्र कर रहे हैं, आप भी ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हालात किसी तरह बेहतर हों, क्या अब इतना हम मतलब नुकसान उठा चुके हैं कि अब बेहतर पॉलिसीज़ भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, या प्रॉब्लम एक्चुअली अब कहाँ पर है जिसको दुरुस्त किया जा सके? जी अच्छा सवाल है और इसमें आपने जो क्रिटिकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो पॉलिसी का। ये पॉलिसी उस वक्त बनती है जब पहले आपके पास एक टीम एग्जिस्ट करती है, टीम है वो बैठती है और फिर वो पॉलिसी बनाती है। अब हमारे यहाँ आपने देखा है कि तकरीबन 40 महीने होने को हैं PTI की हुकूमत की, और इन 40 महीनों में ख़ास तौर पे अगर आप वज़ारत ख़जाना को देखें तो टेक्निकली 5 जो वज़राए ख़जाना हैं वो बदली हो चुके हैं। कभी कोई ख़जाना आता है वो इलेक्ट नहीं हो पाता, फिर उसको मुशीर ख़जाना बना दिया जाता है। ऐसा भी वक्त इस वक्त हमने देखा है कि जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ना कोई वज़ीर ख़जाना था और ना कोई मुशीर ख़जाना। तो ऐसे माहौल में पॉलिसी कोई ठोस किस्म की सामने आना बड़ा मुश्किल सा लगता है। जब तक टीम नहीं एग्जिस्ट करेगी, उसको कोई टेन्योर नहीं मिलेगा, उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, उसको माहौल नहीं मिलेगा, तो पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसी क्या बनी है ये बड़ा वाजे है। और ये अगर PTI का जो मंशूर था इलेक्शन मैनिफेस्टो 2018 का, उसमें सीरियसली ये चीजें लिखी हुई हैं, वो बड़ा अचीवमेंट है।
पीटीआई को 2018 में पता था कि उनको क्या पॉलिसीज बनानी है, बदकिस्मती थी कि उनके पास टीम इकट्ठी नहीं हुई और कोई भी पॉलिसी नहीं बना पाई जिसका उन्होंने जिक्र अपने मंशूर में किया था। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि मतलब कि एक तरफ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि हमने महंगाई पे कंट्रोल करना है, लेकिन उस साथ कहते हैं हमारे दौर में गुर्बत में कमी हुई है, महंगाई में भी कमी हुई है, वज़रा भी यही बात कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है गवर्नमेंट को कि इतने हालात ख़राब हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग है लेकिन सियासी तौर पर भी तो ऐसी बात नहीं की जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को सही ब्रीफ नहीं किया जा रहा। शायद उनकी तीर जो उनके नीचे हैं उनको सही असल सिमत जो है, जो असल दीनी हक़ाइक़ हैं वो नहीं बताए जा रहे। देखिए, जो भी पाकिस्तानी बाजार से आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है, उसको पता है कि इस वक्त मईशत का क्या हाल। कोई दान नहीं चाहिए किसी पाकिस्तानी को ये बताने के लिए कि भाई आपकी मईशत बड़ी अच्छी जा रही है या आपकी मईशत बड़ी बुरी जा रही है। आपको 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने बैठ के अगर ये बताएंगे कि जी गुर्बत दूर है या कम हो रही है, पाकिस्तानियों को ये पता है, पाकिस्तानियों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त जो औसतन आमदन है हर पाकिस्तानी की वो तकरीबन 16,000 रुपए माहाना की आमदन है, लगभग पैसे। अब ये बताइए कि अगर 70-75 रुपए का आटा खरीदना है, अगर 110-115 रुपए की चीनी खरीदनी है, 16,000 रुपए में फिर महीने के बाद आपने जो बिजली का बिल देना है, तो इस वक्त बड़ी सख्त तकलीफ में है पाकिस्तानी। और अब तो कराची से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि महंगाई की वजह से लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप सुल्तान से गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्होंने कहा कि टीम उनको इस तरह से नहीं मिली, लेकिन जो उन्होंने मंशूर 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट लेके आई थी वो बहुत अच्छा था और सोल्यूशन थे उसमें, लेकिन वो टीम नहीं मिली कि वो उसको हैंडल कर सके। और तसलसल जो है पॉलिसीज़ का वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि हारते हारते हम बचें। वैसे हारते हारते वाकई में हमें शुक्रिया करना चाहिए हुस्निल शाह का और मोहम्मद नवाज का, जिन्होंने हमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस हार से निकलवाया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम हार गए और इतना मतलब टेंशन बढ़ती जा रही वर्स्ट कंडीशन लग रही थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा मैच की, पता नहीं अब क्या होने जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने 128 रन का हदफ 6 विकेट्स पर पूरा भी कर लिया। हाँ जी, इख्तितामी ओवर्स में हम देखें तो शादाब ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं, वो बड़ी बेहतरीन इनिंग्स थी। जिस तरह से नवाज का तुमने जिक्र किया, 8 गेंदों पर उन्होंने 18 रन बनाए हैं, टीम को फतह दिलाई है, ये भी बहुत बेहतरीन था। और ढाका में खेले गए पहले T20 मैच में बांग्लादेश ने जो है टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था और स्कोर उन्होंने एक अच्छा बना लिया था, लेकिन फिर जो है पाकिस्तान ने खैर कोशिश करते 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 आखिरकार जो है टारगेट हासिल कर लिया। इसी हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, खासतौर पर पिच पे हमने बात करनी है। कमेंट्री जैसी होती रही है, कमेंट्री तो मैंने देखी, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये क्या था। और फिर बॉलिंग स्पीड जो वो आ रही थी, वो पता नहीं क्या आ रही थी, 215 की स्पीड से तो हसन अली ने बॉल्स किए हैं, मतलब कि शोएब अख्तर को किधर छोड़ दिया। कमबैक अच्छा किया है, उन्होंने बताया कि जी मैं वापस आ गया अपनी फॉर्म में, आप परेशान हो, आप सारे इतना क्रिटिसाइज किया था ना जो उनको, तो फिर उसका रिजल्ट हमने देखा कि इस मैच में वो उन्होंने कमबैक बड़ा शानदार तरीके से किया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम वर्ल्ड कप के बाद जा रहे थे मैच खेलने के लिए, एक मौका तो ऐसा था कि दिल धक धक कर रहा था कि ये क्या होने वाला है, मतलब कि सिर्फ पिच का कसूर है या हमारे प्लेयर्स का भी कुछ कसूर था? देखें, बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान को हमेशा मसला होगा, भले वो पहले बैटिंग कर रहे हों, हदफ का ताक़ुब कर रहे हों या उन्होंने किसी के सामने हदफ रखना हो। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। और कल भी आप देखें कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान को बॉल बहुत अच्छा हुआ, पढ़ने के बाद अंदर आया और वो उसकी लाइन को मिस कर गए, फिर बाबर भी इनसाइड एज हुआ और वो भी आउट हो गए। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो हैदर अली एक नए हैं, उनको अभी बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। सीखेंगे इंशाल्लाह, गलतियां भी करेंगे लेकिन सीखते चले जाएंगे। जो शॉट उन्होंने कल मुंतखब किया खेलने के लिए, वो मतलब रिस्क के ऊपर था, क्रॉस खेला, नीचे रहा और वो आउट हो गए। जो आपका सवाल है ना कि ये पिच और दूसरा दोनों चीजें मौजूद थी। जल्दबाजी भी कहीं कहीं नजर आती है और जो पिच का रवैया है वो भी नजर आता है। लेकिन
जो उसके बाद फ़खर जमान की और खुशदिल शाह की और मोहम्मद नवाज की इनिंग्स है, तमाम उन तीनों बल्लेबाजों को उसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस मुश्किल हालात में, और सबसे ज़्यादा फ़खर जमान को, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचर से हट के, अपनी फितरत से या अपने का एक अंदाज है उससे हट के उन्होंने बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनकी रन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी, और अगर उनकी विकेट निकल जाती वहां पर तो पाकिस्तान का ये जो कल का मैच का नतीजा था ये उससे जरा मुख्तलिफ भी हो सकता था। तो जो पिच है वो T20 के तकाजों के मुताबिक नहीं बनाई है। वर्ल्ड कप पर जाने से पहले भी बांग्लादेश में जब टीमें खेलने के लिए आई थी तो उस वक्त भी बहुत गैर मयारी पिचेस थी जो सपोर्ट नहीं करती थी, या जो T20 क्रिकेट है उसके तकाजों के मुताबिक नहीं थी। कल भी उसी किस्म की सूरत हाल का सामना था, कल भी पिच वैसा ही था। आप बिल्कुल ऐसे ये पिचेस तो काफी वो स्लो लग रही थी, लेकिन हमने अगर देखा जाए तो इमरान जैसा से खुशदिल और मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया। आप नहीं समझते कि उन्होंने साबित करके दिखाया कि अगर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उन पर एतमाद किया जाए तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है हम लोगों को? देखिए, जो खुशदिल हैं उनको माजी में भी मौके मिले हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ और है, उनकी शॉट की रेंज जो है वो उतनी नहीं है जितनी इस लेवल के ऊपर और इस नंबर के ऊपर जिसके होने की जरूरत होती है। उसमें बेहतरी की जरूरत जरूर है। कल की कारकर्दगी के ऊपर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बासलाहियत है, उनको बहुत ज्यादा मौके मिलने चाहिए और उनके साथ बाहर बिठाकर ज्यादती की गई है या नाइंसाफी हुई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका मुखालिफ कोई वो बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है या उतनी ज्यादा मजबूत टीम नहीं है, या वो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करती है, जिस तरह साउथ अफ्रीका करता है, या जिस तरह न्यूजीलैंड की बॉलिंग है, या दुनिया की जो दीगर बेहतरीन टीमें हैं, जिस तरह इंग्लैंड की बॉलिंग है, उस तरह की बॉलिंग नहीं है। लेकिन कल के मैच के एतबार से जो हम कल खेल रहे थे उसको सामने रखते हुए बहरहाल ये कहा जा सकता है कि कल के मैच में जिस चीज की जरूरत थी और जिस लिए उनको टीम में शामिल किया गया था वो उन्होंने किया। जहां तक मोहम्मद नवाज का ताल्लुक है, देखिए मोहम्मद नवाज बेहतर बैट्समैन है दीगर खिलाड़ियों से जो इस टीम में आपको नजर आते हैं उस नंबरों के ऊपर, बल्कि वो अगर उनका बैटिंग ऑर्डर आप प्रमोट भी कर देते हैं तो वो वहां पर भी ज्यादा अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वहां पर आपको उनकी ज्यादा तवज्जो उनकी बैटिंग के ऊपर नजर आती है, और वो एक अच्छे बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। वो ये नहीं है कि इजाफी खूबी रखते हैं या फिर आप उनको अगर बॉलिंग नहीं कर पाए तो बैटिंग में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बेहतर बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है, और ज्यादा बिल्कुल ऐसी है। इनिंग्स बिल्ड करने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, जहां पर आप मोहम्मद हफीज को, शोएब मलिक को खिला रहे हैं, अगर थोड़ा सा चांस दिया जाए तो उस पोजीशन पर भी बेहतर ये खेल सकते हैं। हैदर अली की फिटनेस के ऊपर आपको थोड़ा सा लग रहा है इमरान के उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए? कुछ वेट उनका बढ़ता चला जा रहा है और वेट बढ़ने पर बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं, टीम से छक्के बड़े बड़े मार सकते हैं। देखें, इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना उन खिलाड़ियों का है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। और जब आप पावर हिटर हैं, आप में कुछ ना कुछ तो फिर ताकत होनी चाहिए। आप देखें कि बहुत लीन है इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको अपना कुछ थोड़ा सा वजन मसल मास की सूरत में कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ थोड़ा सा उनके जिस्म के ऊपर कुछ चीजें नजर आनी चाहिए। हैदर अली की जो फिटनेस है, अगर तो वो 2 को 1 कर दें रन लेते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और अगर वो जब फील्डिंग कर रहे हैं और फील्डिंग करते हुए वो 1 को 2 करवा दें तो वो लम्हा फिक्रिया है, परेशान कुन है। लेकिन अगर वो इसी अपनी जिस्म के साथ, इसी बॉडी के साथ, इसी फिजिक के साथ वो रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी करते हैं, वो फील्डिंग में बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं, तेज नजर आते हैं, चुस्त सूरत और फुरत, वो सारी चीजें उसमें नजर आती हैं, तो वो ठीक नहीं है। उनका असल मसला उनकी जो बैटिंग है ना, जिस नंबर पर उनको मिला है, अब उन्हें इनिंग्स की तामीर का फन सीखना है, उसको महारत हासिल करनी है, क्योंकि हर जगह पर आपको जाते साथ बड़े शॉट्स नहीं मिलेंगे, और बांग्लादेश में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको इनिंग्स ड्राफ्ट करनी है, स्कोरबोर्ड को रोटेट करना है, स्कोरबोर्ड को रोटेट करते हुए आपने अपनी इनिंग्स को आगे लेकर जाना है और बुरे गेंदों का इंतखाब करना है शॉट्स के लिए। ये जो बॉलिंग बांग्लादेश की है, इन्होंने आपको खराब गेंद कराने ही कराने हैं, इन्होंने आपको खराब गेंद कराने हैं। तो आप वापस आए हैं पाकिस्तान की टीम में, आपको ज्यादा अच्छे अंदाज में उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। और पाकिस्तान तब्दीली दूसरे T20 में होनी चाहिए इमरान, अब जरूरत है को करने की? उस्मान कादिर को डाल लिया जाए, इफ्तिखार को हम लेके गए, आसिफ ने चंद गेंदें खेली थी, बेहतरीन खेली थी T20 वर्ल्ड कप में, क्या कोई तब्दीली की जरूरत है मैच में? देखें, इस मैच में भी पाकिस्तान ने खुशदिल शाह को खिलाया, पाकिस्तान ने हैदर को खिलाया, पाकिस्तान ने नवाज को खिलाया, 3 तब्दीलियां तो मेरा वसीम को भी खिलाया,
वसीम को भी खिलाया, सॉरी वसीम जूनियर को भी खिलाया, और वसीम ने भी कल अच्छी बॉलिंग की, जी वसीम भी अच्छी बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान के पास T20 के ऑप्शंस तो बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? मेरा ख्याल दूसरा मैच जीतकर जो टेस्ट जीतकर जो तीसरा मैच है उसमें ज्यादा तब्दीलियां कर सकता है। बाहर बैठे हुए कौन, लेकिन ये ऑप्शंस की बात है। उस्मान कादिर बाहर बैठे हैं, लोग शहरवाज धानी को देखना चाहते हैं, तो ये भी अब अगर अंदर आते हैं तो आप शोएब मलिक को बाहर बैठा, इफ्तिखार को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की प्राइम फॉर्म में वो गए थे, वो लोग चाहते हैं कि उनको मैच टाइम मिले। आसिफ अली को खिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो 2 मैचेस पाकिस्तान के लिए जीते, उस परफॉर्मेंस के बाद उनको तसलसल की जरूरत थी, ताकि उनका एतमाद बेहतर हो, जो उनकी असल सलाहियत है जिसके लिए उनको टीम में शामिल किया गया, वो उसमें और ज्यादा महारत हासिल करें। क्योंकि तब्दीलियां तो लिखी जा रही हैं, आप कर सकते हैं बाहर बैठे भी। जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ जाती है ना हमजा, एक ये भी मसला होता है, क्योंकि फिर हर जगह पर लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि देखें जी शहरवाज बाहर बैठा है, उस्मान कादिर बाहर बैठा है, आप देखें जी कि वहाँ पे इफ्तिखार अहमद बाहर बैठे हैं। ठीक है, जो अंदर बैठे अंदर खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो बाहर बैठे हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब ये मौका मिलने की बात है। आप देखिए शादाब खान को फौरी तौर पर भी ड्रॉप इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक तो वो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, 1.5 साल से वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म वापस आई है, वो तो खुद अपनी फॉर्म की बहाली में और उसको मुकम्मल बहाली की तरफ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें तो पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया, दूसरा मैच अगर जीत ले तो फिर तीसरे में बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है हमजा। लेकिन ये है कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं, पीछे बैकअप में भी है। बिल्कुल बेंच स्ट्रेंथ, जिस तरह से होता है ना कि अब लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई पाकिस्तान की टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ भी है। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।